हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 8 नवंबर। आज के दिन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज। देखिए, वैसे तो दो आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है आपके ईडब्ल्यूएस जजमेंट को लेके, और दूसरा आर्टिकल है जो यूएस में यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं उसके रिलेटेड। अब जो दूसरा वाला आर्टिकल है दोस्तों, उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड पहले से ही कर दी है, तो आप लोग उससे पूरा रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि वही आर्टिकल है, मैंने भी इंडियन एक्सप्रेस से ही लिया है, तो सब कुछ उसके अंदर मैंने बता दिया है आपको। ओके, और यहाँ पे डिस्कस करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बहुत इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं ईडब्ल्यूएस जजमेंट के बारे में। ओके, इसके सवाल में आप कह सकते हैं 4 सवाल पूछे गए थे। ओके, वहाँ पे 4 जजमेंट बैठे हुए थे, बेसिक जज बैठे हुए थे, उनके ही अपने अपने यहाँ पे ओपिनियन थे। 5 जज यहाँ बैठे हुए थे, अपने अपने ओपिनियन वो दे रहे थे, और अपने अपने हिसाब से जो भी वो चाहते हैं, वो भी जो भी इनके थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से उसका आंसर वो दे रहे थे। तो 4 सवालों के हम लोग जवाब अपनी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर 103 जो अमेंडमेंट हुआ था वो क्या था, क्या बातें हैं, ईडब्ल्यूएस की डेफिनेशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सब कुछ एक एक करके पता लगाते हैं। लेकिन बता दूं मैं आपको कि 10 नवंबर से आप लोगों के लिए 2023 के जो नए बैचेज हैं ये स्टार्ट होने वाले हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं। 0% की EMI अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फायदा भी जरूर से उठाइएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे EPFO क्लासेस लाइव भी हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोगों के लिए, आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसका बेनिफिट भी आप लोग ले लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं मैं, यहाँ पे हमारा कंपीट ऐप है, वो भी लॉन्च हो चुका है। ओके, इसका मतलब कि आप लोग अब कंपीट करके लैपटॉप और 2 लाख तक के प्राइसेस भी जीत सकते हैं। चलिए फिर अब शुरू करते हैं, और अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ चारों सवालों को। बहुत आराम से मैं वीडियो लेके जाऊंगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। पहला सवाल ये आता है कि कैन देयर बी कोटाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या मात्र जो कोटाज दिए जा रहे हैं वो इकोनॉमिक बेसिस पे देते हैं, कि आखिर एक फैमिली की इकोनॉमी कैसी है उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे 2 ग्रुप बटे हुए थे। एक ग्रुप था आपका मेजॉरिटी ओपिनियन जिसके अंदर 3 जज बैठे थे, और एक ग्रुप था जिसके अंदर 2 जज बैठे हुए थे। तो जो मैं यहाँ पे मेजॉरिटी ओपिनियन जब बोलूंगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे मैं 3 जज की बात कर रहा हूँ, और जैसी माइनॉरिटी बोलूंगा तो यहाँ 2 जजेस की बात कर रहा हूँ। तो पहला आता है मेजॉरिटी की तरफ से ओपिनियन कि बिल्कुल हाँ ऐसा है। ओके, अब यहाँ बोला जा रहा है जस्टिस दिनेश महेश्वरी के द्वारा कि पॉवर्टी जो है वो काफ़ी एडिक्वेट मार्कर है, ओके, डेप्रिवेशन के लिए, और स्टेट इसको एड्रेस करती है थ्रू दी रिजर्वेशन, जो कि बात सही भी ये बोलते हैं। इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है दोस्तों वो खाली अकेला ऐसा नहीं है जो कि डिटरमाइन करता है कि आखिर बैकवर्डनेस है या फिर नहीं है, ये भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ऐड करी। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बोला कि कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं टू द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू दी सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। और ईडब्ल्यूएस दोस्तों इनमें यहाँ पे हमें डीम देखने मिलती है एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी। जस्टिस बेला त्रिवेदी जो है दोस्तों, इनके हिसाब से बताऊं मैं आपको, तो ये कहती हैं कि ये इनका जो ओपिनियन आ रहा है ऐसे आता है कि जो अमेंडमेंट हुआ था बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन दैट द लेजिस्लेचर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द नीड ऑफ इट्स ओन पीपल, इसके बेसिस पे यहाँ पे काम हुआ था। और वहीं से आप मान सकते हैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक फैक्टर है। जस्टिस पाडीवाल जो है दोस्तों, इनके हिसाब से बताऊं मैं आपको, तो ये कहते हैं कि कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओके, ईडब्ल्यूएस जो है उसी सिटीजन होते हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं, नहीं डिक्लेयर करते हैं बेसिकली सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर। और इसी वजह से आप कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब आर्टिकल 15(4) के अंदर बताया हुआ है, उसमें ये नहीं आते हैं। कौन से लोग? ईडब्ल्यूएस वाले लोग नहीं आते हैं। तो इनके यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लेके आना था जिनके बेसिस पे ही, इकोनॉमी के बेसिस पे ही उनके लिए कुछ किया जा सके। राइट टू एजुकेशन दोस्तों हो गया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और अमेंडमेंट था जो कि एक तरीके से ऑब्लिगेशन लेके आता है स्टेट को कि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोवाइड करेगी फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। ये भी एक तरीके का फॉर्म ही है रिजर्वेशन का। ओके, अब माइनॉरिटी ओपिनियन क्या आता है? देखिए, जस्टिस रविंदर भट्ट कहते हैं कि जो लॉ है वो प्रोवाइड करता है बेनिफिट्स बेस्ड ऑन ओनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया, डू नॉट बाय देमसेल्फ वायलेट दी राइट टू इक्वालिटी को लेकर। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं यहाँ पे एनवेज करता है खुद के रिजर्वेशन को टू ओनली बी अ कम्युनिटी बेस्ड एंड नॉट इंडिविजुअल सेंट्रिक। ये बातें यहाँ पे इन्होंने कही। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कुछ बातें, कि ईडब्ल्यूएस जब लाया गया था तो उन लोगों के लिए लेके आया गया जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं। ओके, क्योंकि क्या हो रहा था कि हमारे देश के अंदर उन लोगों को यहाँ पे आप कह सकते हैं एडवांटेज मिल रहा था रिजर्वेशन का, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं सिर्फ कास्ट बेसिस पे, SC ST OBC इस तरीके से यहाँ मिल रहा था। जो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं दोस्तों उनको यहाँ पे मिल रहा था, सोशली इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड है उनको, लेकिन मात्र इकोनॉमिक बेसिस पे यहाँ पे किसी को नहीं मिल रहा था। ओके,
तो इसलिए ये लेके आया गया, जहां पे आप कह सकते हैं जो लोग, आगे मैं बताऊंगा क्राइटेरिया क्या है इनके कि कौन आते हैं किस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैसे आते हैं, लेकिन उनके लिए लेके आया गया जो कि वीकली थोड़े इकोनॉमिकली थोड़े वीक हैं। ओके, अगला दोस्तों सवाल पूछा गया इनसे कि इज एक्सक्लूजन ऑफ SC/ST, आप कह सकते हैं जो आपका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्लासेस है फ्रॉम कोटा, वो डिस्क्रिमिनेटरी रहेगा? तो देखिए मेजोरिटी जो ओपिनियन आता है वो बोलते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्टिस महेश्वरी ये कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी कंपटीशन ऑफ क्लेम्स फॉर अफर्मेटिव एक्शन बेस्ड ऑन डिसएडवांटेज। ओके, और साथ ही दोस्तों इन्होंने यहाँ पे रिजर्वेशन को बोला कि हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं कैन नॉट बी डीम्ड टू वन सेक्शन, ईडब्ल्यूएस वाले को ही हम नहीं दे सकते, जो सेगमेंट है ये अदरवाइज आप कह सकते हैं सफर करेगा अलग अलग डिसएडवांटेज से। ओके, सिर्फ हम इकोनॉमिक के बेसिस पे भी नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक हमने बोल दी तो बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। ओके, इस तरीके से जो कि सोशली यहाँ पे बैकवर्ड कर दिया गया है उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, तो सिर्फ हम इकोनॉमिक के बेसिस पे भी इस काम को नहीं कर सकते हैं। जो नई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं कोई अलग आप कह सकते हैं अफर्मेटिव आप कह सकते हैं एक्शन मेथड इज रीड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, उनके बेसिस पे ही काम होता है। अब माइनॉरिटी का क्या ओपिनियन आता है, इन्होंने बोला है कि दिस एक्सक्लूजन इज मेन ग्राउंड फॉर स्ट्राइकिंग डाउन दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज पर द माइनॉरिटी ओपिनियन। तो ये बात इन्होंने यहाँ बोली कि ये एक काफी बड़ी चीज है जिसकी वजह से हमें यहाँ देखने को मिलता है। ओके, और जो जस्टिस भट्ट ने दोस्तों इन्होंने 3 रीजन दिए थे बेसिकली कि आखिर क्यों यहाँ पे वो कहते हैं कि एक्सक्लूजन जो है वो SC/ST OBC का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, ये इन्होंने यहाँ पे 3 रीजन दिए। पहले रीजन दोस्तों ये बोलते हैं कि इन्हें यहाँ पे बोला जाता है कि इनकी सोशली जो कंडीशन है उसके ऊपर क्वेश्चनेबल चीजें रहती हैं और इन पे चीजें भी आप कह सकते हैं कानून से अलग प्रैक्टिसेस भी करी जाती हैं, क्योंकि थोड़े गरीब होते हैं सोसाइटी में तो इनके खिलाफ यहाँ पे काफी कुछ करा जाता है। दूसरा रीजन इन्होंने दिया कि जो यहाँ पे एक्सक्लूजन है ये वर्चुअली यहाँ पे कन्फाइन है SC/ST OBC को लेके, जो इनको एलोकेटेड रिजर्वेशन मिले हैं कोटास पे उनसे, जैसे कि 15% हो गया SC के लिए, 7.5% हो गया यहाँ पे ST के लिए और 27% हो गया OBC के लिए। तीसरा रीजन दोस्तों ये बोलते हैं मोबिलिटी को लेके कि जो मोबिलिटी है फ्रॉम द रिजर्व्ड कोटा आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि उन पे हुआ है वो रिजर्वेशन बेनिफिट दे रहा है मात्र उन लोगों को जो कि आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डेप्रीवेशन पे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 3 रीजन दिए कि आखिर क्यों यहाँ पे SC/ST OBC को एक्सक्लूजन रखा गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हुए। तो ये बातें इन्होंने बताई। अगला क्या सवाल आता है, अगला सवाल पूछा गया कि कैन कोटा फॉर पुअर ब्रीच 50% सीलिंग फॉर रिजर्वेशन। ये काफी बड़ा सवाल था। देखिए दोस्तों इसको लेके काफी बार यहाँ पे चैलेंज भी करा गया है, ईडब्ल्यूएस कोटा को चैलेंज भी करा है। ओके, यहाँ पे क्रूशियल एस्पेक्ट लेके आते हैं जो कि पहले भी डिसाइड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क केस के अंदर जो कि 1992 का इंदिरा सोने वर्सेज आप कह सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ, जिसके अंदर 9 जज की बेंच बैठी थी। उन्होंने 27% का जो कोटा था ओबीसी के लिए उसको स्टक डाउन किया था दी 10% कोटा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इस तरीके से जो फर्स्ट यहाँ पे की पॉइंट आता है रूलिंग वाज दैट अ बैकग्राउंड क्लास कैन नॉट बी डिटरमाइंड ओनली एंड एक्सक्लूसिव विद द रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ओके, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने जजमेंट दिया था उस टाइम पे। इन्होंने बोला कि कंसिडरेशन और बेसिस अलोंग विद इन एडिशन टू सोशल बैकवर्डनेस एंड इट कैन नेवर बी सोल क्राइटेरिया। मतलब कि हर एक बार यहाँ पे ये बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हर एक बार ये बोला जा रहा है कि एक कंडीशन की वजह से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसको रिजर्वेशन मिलेगा। ना ही आप कह सकते हैं इकोनॉमिक के बेसिस पे, ना ही आप कह सकते हैं सोशली बेसिस पे कि अगर सिर्फ सोशली यहाँ पे है तो भी उसे यहाँ पे मिलना चाहिए या फिर सिर्फ इकोनॉमी है तो भी नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बात बताई। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि जो रिजर्वेशन है ये कैन नॉट क्रॉस 50%, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए अनलेस यहाँ पे बहुत स्पेशल केस हो गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे सिचुएशन हो गई है और वहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, तब यहाँ पे आप कह सकते हैं 50% से ऊपर जाना चाहिए। उससे ऊपर गया तो ये प्रॉब्लम में खुद ही ले आएगा। अभी करंटली दोस्तों एक केस आया जहाँ पे 5 आप कह सकते हैं जज कोर्ट बैठी, उन्होंने यहाँ पे ओवर रूल करा था इंदिरा सोने केस को, जहाँ पे उन्होंने डिलीवर करा एक लार्जर बेंच पर। वो पाते हैं बेसिकली फाउंड रीजनिंग टू अपहोल्ड द EWS कोटा। तो इस तरीके से उन्होंने बात बोली कि EWS कोटा को बढ़ाना चाहिए। अब मेजोरिटी का क्या ओपिनियन है? मेजोरिटी का ओपिनियन दोस्तों आता है बाय जस्टिस महेश्वरी। वो ये कहते हैं 50% अगर सीलिंग होती है फॉर बैकवर्ड क्लासेस वो ओवर स्प्रेड्स रहेगा रिजर्वेशन के लिए, जो कि उन्हें एंटायरली डिफरेंट क्लास बना देगा। ओके, और इनके अंदर वो आएंगे जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग होंगे। और माइनॉरिटी व्यू ये कहते हैं कि ऑल द जस्टिस बट यहाँ पे रिफ्रेम करते हैं अपने एक्सप्रेसिंग अ व्यू वेदर इट इज परमिसिबल टू ब्रीच 50% सीलिंग। तो माइनॉरिटी ओपिनियन ये होता है कि ये वॉर्न करते हुए बोलते हैं कि जो ब्रीचिंग है बेसिकली इसकी वो पूरे तरीके से रूल ऑफ इक्वालिटी को खा जाएगी, खत्म कर देगी। 50% से ऊपर जाना मतलब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आपका पूरा यहाँ पे जो काम होगा वो सब कुछ रुक ही जाएगा एक तरीके से। अब एक और बात बताऊं मैं आपको, बिकम अ गेटवे फॉर फर्दर इन्फेक्शन हाउएवर सिंस द क्वेश्चन इज ऑल्सो पेंडिंग बिफोर अनदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ओके, तमिलनाडु का एक लॉ आया दोस्तों रिजर्वेशन पे, जब बात हुई थी आप कह सकते हैं एक्सेस ऑफ 50% लिमिट, वो बताया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये भी आप कह सकते हैं बात हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल आता है कि क्या प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं ये फोर्स करेंगे
कि उनके पास ईडब्ल्यूएस कोटा होना चाहिए। देखिए अंडर आर्टिकल 15(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट हैज पावर टू मेक रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसके बेसिस पे ये बात चलती हुई आ रही है। इसमें मैं बताऊं आपको, मात्र जो जस्टिस महेश्वरी हैं उनका ओपिनियन आता है, ओके, मेजॉरिटी व्यू की तरफ से वो ये बोलते हैं कि अनएडेड जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग इम्पार्टिंग प्रोफेशनल एजुकेशन, वो यहाँ पे हमें नहीं देखने मिलते हैं कि वो नेशनल मेन स्ट्रीम से आ रहे हैं, ओके, या फिर खड़े होते हैं उनके लिए। अब एक बात और मैं बताऊं आपको, रिजर्वेशन जो होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, वो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं अगर काम आता है तो वो उनका बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट ना कर रहा हो, इस बात को ध्यान करते हुए बोला उन्होंने। रिजर्वेशन एज अ कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड। मतलब कि उन जगहों पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए जहां एजुकेशन अलग तरीके से दी जा रही है। इम्पार्टेड मतलब एक तरीके से इम्पार्शियल है, ओके। इसी ओपिनियन में दोस्तों पार्लियामेंट यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्होंने बेनिफिट दिया सुप्रीम कोर्ट को अपने अप होल्डिंग वर्डिक्ट के अंदर, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं राइट टू एजुकेशन को, कि सबको यहाँ पे अधिकार है एजुकेशन का। तो ये 4 सवाल हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और बात आती है कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, क्या ये शिफ्ट हो रहा है कास्ट से लेके आप कह सकते हैं इनकम, कम्युनिटी और इंडिविजुअल के बेसिस पे? तो क्या ऐसी बात है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए 103 जब यहाँ पे हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जो कि इंट्रोड्यूस करता है 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके अंदर आता है। तो उसके तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बोला कि एक क्रूशियल शिफ्ट आता है अफर्मेटिव एक्शन को लेके, फ्रॉम बीइंग अ टूल ऑफ अनेबलिंग कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन टू टैकलिंग इंडिविजुअल डेप्रीवेशन। ओके, इस बात को इन्होंने यहाँ बोला कि कम्युनिटी बेस्ड से दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल पे जाना चाहिए कि इंडिविजुअली दिक्कत किसे आ रही है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आती है ऑफ कोर्ट दोस्तों अपने पास्ट डिसीजन से, वहां पता लगता है कि जो रिजर्वेशन है ये कैन नॉट बी क्लेम्ड ओनली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ओके, ये बातें आती हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्लास और क्लासेस हैं कवर कर रही होती हैं, कवरेज आता है इनका आर्टिकल 15(4) और आप कह सकते हैं 15(5) और साथ ही साथ 16(4) के अंदर। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक तरीके से ऐसा भी नहीं कर सकती है कि जिन लोगों को यहाँ पे डिसएडवांटेज मिल रहा है ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन उन्हें छोड़ दे या फिर उनके बारे में ना सोचें। ओके, अब जब यहाँ पे 103 यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ, वो यहाँ पे डील इन करता था नीड फॉर क्लास बेस्ड रिजर्वेशन फ्रॉम इनएडिक्वेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन को लेकर। अब यहाँ पे जो नीड है जिसकी वजह से हम लोग बैकवर्डनेस दिखा रहे हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे कई सारे फैसले लिए गए थे। ओके, अब एक बात और आई कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कनेक्ट करते हैं पॉवर्टी बाय अलाउइंग 10% यहाँ पे कोटा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑफ इंडिविजुअल, उसकी बेसिस पे काम किया गया था। देयर वुड बी नो एंड टू सच रिजर्वेशन बिकॉज देयर वुड ऑलवेज बी अ पीपल पुअर देन अदर्स। तो एक ये काफी बड़ी बात आई। ये बात क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें देखने को मिला कि एक बात आती है जहां ये बोला जाता है कि अगर ऐसे चलता है कि रिजर्वेशन होता है तो ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा तो कभी नहीं होने वाला कि सब अमीर हो जाएंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी से तो खराब या फिर पुअर रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात आती है। सीनियर जो एडवोकेट हैं संजय पारिक जी, उनके हिसाब से यहाँ पे उन्होंने आर्ग्यू करा था अमेंडमेंट को लेके और ये बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिबेट करते हुए कि जो बैकवर्ड है शुड प्रीसीड क्लास ऑफ पीपल। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं फेमर्स हैं बेसिकली, जो चाहते हैं बैकवर्ड क्लासेस को, उन्हें शेयर करनी चाहिए अपनी स्टेट पावर और एक्सटेंड करना चाहिए बेनिफिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन ओनली टू दोज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स को। इस बात पे उन्होंने बोला। हिस्टोरिकली दोस्तों जैसे इनजस्टिस हुआ था और स्टिग्मा हमें देखने को मिला है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है, उससे यहाँ पे बात हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा भी हमें काम करना चाहिए, तो ये बात हमें देखने को मिली। अब जस्टिस रविंद्र भट्ट जो हैं वो ये लिखते हैं अपनी तरफ से माइनॉरिटी ओपिनियन में आते हुए कि जो चीफ जस्टिस हैं हमारे इंडिया के, ओके, यू ललित, उनके साथ साथ ये बोलते हैं कि जो अफर्मेटिव एक्शन है उसे शिफ्ट करना चाहिए, आप कह सकते हैं जो अभी के अमेंडमेंट हुए हैं उससे। अब यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है दोस्तों फॉर न्यू क्राइटेरिया, उसका बेस्ड होना चाहिए ऑन डेप्रीवेशन फेस बाय इंडिविजुअल, ना कि आप कह सकते हैं कम्युनिटी बेस पे। ओके, कि एक इंडिविजुअल है, उसकी कम्युनिटी है पर उसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है तो उसके बेसिस पे उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर ये होना चाहिए कि अगर इंडिविजुअली यहाँ पे उसे दिक्कत है तो उसको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आप कह सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या उसकी कम्युनिटी है, क्या कास्ट है, कुछ भी नहीं, पर अगर उसकी कंडीशन खराब है तो रिजर्वेशन उसे ही मिलना चाहिए। इस बात को यहाँ पे बोला गया था। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर हमारा 103rd अमेंडमेंट है क्या। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कह सकते हैं 124th अमेंडमेंट हुए हैं। बिल वाज पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन जनवरी 8 एंड 9 टू 20 मतलब 2019 को 2019 के अंदर ये पास करा गया, जहां पे रिसीव करते हैं हमारे प्रेसिडेंट असेसमेंट मिलता है इसको ऑन जनवरी 12 एज द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और तब जाके ये बनता है हमारा, आप कह सकते हैं 103rd अमेंडमेंट। तो दोस्तों जो ये अमेंडमेंट है बेसिकली वो इस अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ कि 15(6) आर्टिकल और 16(6) का जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर बात लाई गई 10% रिजर्वेशन की। किसको? ईडब्ल्यूएस को। अब ईडब्ल्यूएस के अंदर वो लोग भी आ गए जो अदर देन SC ST क्लासेस से हैं,
या फिर जो आप कह सकते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है वहाँ पे इसका फायदा मिल रहा है, फिर जो यहाँ पे इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर उसमें इसका फायदा मिल रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इस अमेंडमेंट को यहाँ पे करा गया था। ओके मतलब कि अदर देन दोस्तों जो SC ST हैं उनके लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लेके आया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन। ओके अब आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेके। जो आर्टिकल 16 है ये गारंटी देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को भी। और इसके एडिशनल क्लॉज के अंदर ये बताया गया पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो यहाँ पे स्पेशल लॉ बना सकती है ईडब्ल्यूएस के लिए, जैसे कि वो बनाती है SC ST और OBC के लिए। तो इस तरीके से इस अमेंडमेंट को पूरे तरीके से बताया गया। अब ईडब्ल्यूएस की डेफिनेशन क्या है? देखिए जनवरी 31, 2019 को गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को, और यहाँ पे बेनिफिशियरी आते हैं जो कि कवर नहीं कर रहे होते हैं बाय दी SC ST या फिर OBC रिजर्वेशन पे। ओके अब इसके अंदर कंडीशन ये दी गई कि ऐसी फैमिली जिसकी इनकम मतलब कि होल फैमिली की जो इनकम है एनुअल वो भी 8 लाख से अगर कम है तो हम बोलेंगे कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आती है। अब इसके अंदर स्पेसिफाइड करके बताया गया कि इनकम क्या होती है। ओके साथ ही दोस्तों मैं बताऊं आपको कि इसमें आप कह सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस कोटा वाले हैं ये क्लेम नहीं कर पाएंगे बेनिफिट्स अंडर द ईडब्ल्यूएस कोटा इफ देयर फैमिलीज पजेज सर्टेन स्पेसिफिक एसेट। मतलब कि क्या हो गया कि अगर फैमिली के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप कह सकते हैं एक ऐसा एसेट है जिसकी कीमत ज्यादा है तो उन लोगों को ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा, बेशक उनकी सैलरी 8 लाख से कम होगी तब भी नहीं। ओके इसके अंदर ये चीजें ऐड करी गई, लेकिन ये चीजें कब थी? जब ये स्टार्टिंग में लाया गया अक्टूबर 2021 के अंदर इसके अंदर एडिशनल चीजें लाई गई थी। अभी तक क्या था कि 8 लाख तक की इनकम यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया गया। ओके अब सेंटर जो है दोस्तों तो फिर उन्होंने क्या करा, रिविजिट करा इसको वापस सब कुछ, मतलब कि क्या चीजें हैं किन बेसिस पे ये काम हो रहा है। और तब यहाँ पे आप कह सकते हैं एक और पैनल बैठी, 3 मेंबर की पैनल थी, उसने ये काम करा। जनवरी 2022 को दोस्तों गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करे अपनी कमेटी की रिपोर्ट को और ये बोला यहाँ पे कि ये जो 8 लाख का थ्रेशोल्ड है ये सही है बेसिकली, लेकिन इसकी चीजें एडिशनल चीजें ऐड करी गई थी। वो ये थी कि एक पर्सन जिसकी फैमिली की 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड है या फिर उससे ज्यादा है आप कह सकते हैं वो इसके अंदर नहीं आएगा। ओके जिसकी कम है वो इसके अंदर आ रहा होगा, ये बातें इसके अंदर बताई। और जो यहाँ पे आप कह सकते हैं रेसिडेंशियल एसेट है उसके क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया गया। इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। ओके इसका मतलब क्या हो गया कि अभी करंटली क्या यहाँ पे आप कह सकते हैं डेफिनेशन है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वो लोग आएंगे जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। ओके और साथ ही उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो वो लोग आप कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन हमें ईडब्ल्यूएस की देखने को मिलती है। ओके दोस्तों तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि बेसिकली क्या है ये पूरा ईडब्ल्यूएस का और क्या सवाल आता है। दूसरा आर्टिकल जो था वो था यूएस के मिड टर्म इलेक्शन को लेकर। वो आर्टिकल मैंने कवर कर लिया था मेरी पहली वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वो आज ही अपलोड हुई है और दोबारा कवर करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो मैंने कवर भी नहीं करी। ओके तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।